जय हिंद। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग को डेली पता है कि आप लोग का डेली जो आप लोग के लिए ग्रुप डी का जो आपका पीवाईक्यू है, ग्रुप डी पीवाईक्यू 2022 में जो पूछे गए प्रश्न है, डेली आप लोग के लिए जितने शिफ्ट में 2022 में पूछे गए थे, शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोग का क्वेश्चन प्रश्न जो है होता है, वो तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और शिफ्ट बाय शिफ्ट ये आपका शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा। इससे पहले ऑल शिफ्ट का आपका करा दिया गया। ये क्लास आपका समथिंग 16 क्लास है, 16वां क्लास है। 15 क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो क्लास को देखिए, बहुत डाउटफुल क्लास आपका, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। जुड़ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे हैं या कोई भी कम्पिटेटिव ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पास आप शेयर कर दीजिएगा। हो सके मैथ में बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाए उसको। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे होगा क्या, कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ विलंब किए सीधे प्रश्न की ओर। ठीक, 22 अगस्त 2022 सॉरी 25 अगस्त 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सब प्रश्न है। ठीक, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। दो बैंक है ए और बी। एक बैंक का जो दर है 4-4.5% है और बी बैंक का जो दर है 5.5% प्रति वर्ष है। ठीक है, ये दोनों बैंक से ऋण लेता है। कौन? रमेश ऋण लेता है, यानी कर्जा लेता है। कितना लेता है? 2-2 लाख रुपये दोनों बैंक से, यानी टोटल 4 लाख रुपये लेते हैं। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंक को दिए गए साधारण ब्याज की राशि धनात्मक अंतर क्या होगा? साफ बोला गया है कि एक बैंक से लिया था, बी भी बैंक से लिया गया था, 2-2 लाख रुपये। ठीक है, तो बैंक ए का जो ब्याज होगा और बैंक बी का जो ब्याज होगा, दोनों में अंतर करेंगे तो क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बैंक ए में सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ होगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट और टाइम का गुणनफल भी तो होता है। तो रेट कितना है ए बैंक में? 4.5%। टाइम कितना है? दोनों के लिए 2 वर्ष है, यानी हम बोल सकते हैं दोनों को गुना कर देंगे तो 9% आ जाएगा। ये आपका ए का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज परसेंटेज में आ गया। ठीक है, बी को इसी प्रकार लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बी का क्या हो जाएगा? 5.5% है, 2 साल के लिए गुना करेंगे तो 11% आ गया। यानी बी जो मेरा भाई परसेंट 2 साल में लेगा, 2 लाख का 11% लेगा। साफ पूछा जा रहा है इसका दोनों में अंतर क्या, धनात्मक अंतर क्या है? तो परसेंटेज में दोनों का अंतर 2% है। तो संख्या में अंतर कितना होगा? तो टोटल मूलधन का आप 2% निकाल दीजिएगा तो वही तो आपका दोनों का अंतर होगा। तो टोटल मूलधन आपका क्या है? 2 लाख है। टोटल मूलधन तो आपका 2 ही लाख में दोनों बैंक से लिए हैं आप, तो इसका 2% कितना होगा? 4,000, यानी 4,000 रुपया आपका दोनों का धनात्मक अंतर हो जाएगा। 4,000 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई जरूरत नहीं है पहले 2 लाख का निकालिए फिर इसका 2 लाख का निकालिए, कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो खोज रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का। चाहे हम पैसा में निकाले तो पहले हम इंटरेस्ट परसेंटेज में निकाल लिए, बस इसका 2 लाख का परसेंटेज निकाल लिए तो मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न, 1083 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसे किस छोटी पूर्ण संख्या से गुना करना होगा? हम तो इतना जानते हैं 1083 तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं। ठीक है, तो इसमें किस संख्या से गुना किया जाए, इसमें किस संख्या से गुना किया जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन रहा। ऑप्शन से यदि आप लोग कीजिएगा तो बहुत जल्द ही आसान प्रश्न बन जाता है। ये क्या? तो सबसे पहले हम एक नियम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। इतना तो मेथड आप लोग को पता होगा। यदि आप लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको बेसिक पता होगा कि कोई भी संख्या के इकाई डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो 1083 आपके पास संख्या है, बोला जरा किस संख्या से गुना करें? तो सबसे पहले आप 3 से गुना कीजिए। तो 3 से हम यदि गुना करते हैं तो इकाई डिजिट पे 9 आ जाता है। तो क्या इकाई डिजिट पे 9, ये 9 आ रहा है तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है? जी हाँ, 2, 3, 7, 8 यदि आ जाता तो हम बोल सकते थे नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 11, यदि 1083 में हम 11 से गुना करें तो इकाई डिजिट पे तो 3 आएगा। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि जिसके इकाई डिजिट पे 3 होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, यानी 2 आपका नहीं होगा। 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं 1083 का तो 4 तिया 12, इकाई डिजिट पे 2 होगा। तो साफ साफ बोला गया 2 जिसके इकाई डिजिट पे हो तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, यानी ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। 2, यदि 1083 से हम 2 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 हो गया, 2 एका 2।
क्या 2166 पूर्ण वर्ग है? कभी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी उत्तर आपका सेम बचा, नंबर इज करेक्ट आंसर। यही आपका उत्तर हो गया, यानी कि ये x का मान जो है आप यदि 3 से गुना करते हैं तो आपका उत्तर सेम आ जाएगा, तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 निकल गया। तो इस मेथड को आपको अपनाना है कि लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 इकाई अंक पे हो तो वो आपका वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आप इस पे जान गए तो 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें बोलेंगे, इसमें करेंगे, सबसे गुना करेंगे फिर उसका वर्ग निकालेंगे, इतना करने की टाइम नहीं है। कुछ आपको मेथड याद रखना होता है तो ऑटोमेटिक ये प्रश्न आपसे हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न पे। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि की 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतना रुपये हो गया। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? हम मान लेते हैं 2 वर्ष पहले जो बिक्री होगी उसका 100% होगा। 2 वर्ष पहले जो बिक्री होगी उसको तो हम 100% मान सकते हैं ना, कुछ भी राशि हो सकता है 2 वर्ष पहले। तो सबसे पहले एक वर्ष इसमें 12% की वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि हुआ, तो आप ये भी फॉर्मूला से एकल वृद्धि कितना होगा दोनों मिला के, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ए बी प्लस 12 × 15/100, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 27 प्लस 180 यानी 1.8, यानी दोनों मिला के छूट की बात, दोनों मिला के हम यदि वृद्धि करेंगे तो दोनों मिक्सिंग होकर वृद्धि आपका 28.8% हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, 28.8% दोनों मिलकर आपका वृद्धि हो गया। ठीक है, तो जो पहले धनराशि 100% मेरा मान था तो 28.8% वृद्धि हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये धनराशि 228.8% हो जाएगा? क्या मैं इतना बोल सकता हूँ? अपने पहले आप ये बताइए, पहले जो धन था मेरे दोस्त, 2 साल जो पहले धन होगा उसको हम 100% मान सकते हैं ना। 100% माने इसमें 12% और 15% की दो वृद्धि किए, तो वृद्धि जो कीजिएगा आपका 128.8% आएगा, आ जाएगा। तो वृद्धि करने के बाद ही तो ये धनराशि दिया गया है, तो यानी इसका वैल्यू आपका 128,800 के बराबर आ जाएगा। तो बस 100% यानी 2 साल पहले वाला धन हमको ज्ञात करना था, तो इस 100% का वैल्यू रखना होगा। तो यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं, तो दशमलव में यहाँ एड हो जाएगा। इसको आप यहाँ से अस्थायी रूप से उड़ा सकते हैं, यानी 1000। तो यहाँ से आपका जो धनराशि हो जाएगा, तो यानी 1000 और 2 यानी 1,00,000 रुपया। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 1,00,000 रुपया इज करेक्ट आंसर। यानी 2 साल पहले उसका धनराशि 1,00,000 था, और यदि इसमें आप 12% और 15% की दो वृद्धि कर देते हैं तो आपका धनराशि निकल के 1,28,800 रुपया आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो आप इसको दूसरी मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरी मेथड जो अधिकतर स्टूडेंट्स बनाते होंगे, इस मेथड से पहले x मान लिया, तो फिर 112% की वृद्धि कर दिया, फिर इसमें 115% की वृद्धि कर दिया, इसका वैल्यू 128,800 के बराबर रख दिया। ठीक है, इतना वैल्यू रख दिया। तो हमने भी तो वही किया, हम यही किए कि ये सबको दिखाने के लिए नहीं, डायरेक्ट हम कर दिए, यहाँ से डायरेक्ट आपका उत्तर चले आए। समझ गए? तो यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कटाने में, लेकिन यहाँ से बहुत इजीली आप कर सकते थे। तो चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, आज का चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में 56 मीटर पर सेकंड और 46 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर पटरियों पर चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 26 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो पहले समान, ये पहली ट्रेन की जो चाल है कितना है 56 मीटर पर सेकंड, ये पहली ट्रेन की है 56 मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की चाल क्या है 46 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो ट्रेन समान डायरेक्शन में यानी समान दिशा में यदि जाती है तो उसका चाल घट जाता है। समझ गए? और यदि ये विपरीत दिशा में आएगा तो इसका चाल जुटेगा। तो ये यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका चाल घटेगा, तो चाल घट के क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो पार कितने सेकंड में कर रहा है 26 सेकंड में कर रहा है ना, तो यदि आप 26 से गुना कीजिएगा तो ये ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगा। ट्रेन की कुल लंबाई, दोनों ट्रेन की कुल लंबाई निकल के आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 260 मीटर। तो दो ट्रेन की लंबाई 260 मीटर, तो एक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। यानी हम साफ साफ जानते हैं कि दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, साफ बोला गया है। ठीक है, दोनों की लंबाई समान है, समान लंबाई दो ट्रेन, यानी एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हो जाएगी। 130 मीटर इज करेक्ट आंसर। समझ गए?
समझ गए आप, क्योंकि आप जानते थे कोई भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाए तो चाल घटती है, तो चाल मेरे घट के ये आ गया, और इसको क्रॉस करने में इसको 26 सेकंड यानी गुना कर देंगे तो ट्रेन की कुल लंबाई निकल के चले आएगा। दो ट्रेन है ना, दो ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दोनों समान है, तो पहले ट्रेन की लंबाई 130 मीटर निकल जाएगा इजिली। ठीक है, तो आप यहाँ से, हम तो बताने के लिए आपको लिख दिया, बाकी बात आप यहाँ से भी इजिली कर सकते थे, यानी 56 है, ये 10 है, घटा देंगे 10 और 10 से गुना कर 260, 230, ये मेथड मुंह से निकलता है। समझ गए? ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित किया और फिर इसे 13% की छूट दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना। तो एक व्यापारी ने अपने जो क्रय मूल्य था उससे 26% अधिक मूल्य अंकित किया, तो हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि इससे ये 26% अधिक अंकित किया होगा, यानी अंकित मूल्य मेरा क्या निकल के आएगा, 126। अरे 100 में 26 ऐड कीजिएगा तो 126 ही आएगा ना, तो वही तो आपका अंकित मूल्य होगा। होगा या नहीं होगा, आप ही बताइए। ठीक है, होगा, अंकित मूल्य होगा। अब बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 13% का छूट दिया गया है। अंकित मूल्य पर 13% का छूट दिया, यानी ये अंकित मूल्य है, इस पे आपको 13% का छूट दिया गया है। समझ गए? अंकित मूल्य पर 13% का छूट आपको मिल चुका है। तो यदि 126 का 13% निकालेंगे, यदि 126 का 13% निकालेंगे तो वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं, 78 3 हो गया 38, यानी 16.83 इसका 13% निकल के आएगा। तो यानी ये इसमें माइनस करना होगा, डिस्काउंट जा रहा है तो माइनस ही करेंगे ना 126 में, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 109 पॉइंट, ये 100 में 38 जाएगा तो 62। ठीक है, यानी ये आपका क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला ये आपका। तो यानी क्रय मूल्य, कोई वस्तु आप खरीदे 100 रुपया में, बेच रहे हैं 109 रुपया 62 पैसा में, तो यानी आप बोल सकते हैं 9.62% आपका प्रॉफिट हुआ है। तो यानी 9.62% आपका प्रॉफिट हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है बताइए? ठीक है, तो सिंपल, जिसके कंपेयर में ये बढ़ रहा है या घट रहा है उसको आप 100% मान सकते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम 100% मान लिया। क्रय मूल्य को 100% मानने का वजह है कि जो भी मेरा विक्रय मूल्य होगा इसके कंपेयर में, क्रय मूल्य के कंपेयर में प्रॉफिट निकालना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे 100 था, 109 में बेचे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मुंह से ही कर दिए, 9.62% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिसको मैं मैथ, जिस बच्चे को परेशानी हो रही है उसके पास शेयर कर दीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि उसका मैथ्स में कोई परेशानी नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये वैल्यू पुट करना था, बहुत ही ये प्रश्न है, तो ये वैल्यू आप पुट कीजिएगा। x का मान 7 है, y का मान 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो रेशियो है इसका भी 7 का स्क्वायर 9 और माइनस। ठीक है, तो ये आपका 58 और रेशियो कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ से आप रेशियो 29 रेशियो 20, तो यही तो रेशियो पूछा गया 29 रेशियो 20, 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, 4πr²। यही तो होता है ना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 4πr² गोले का। ठीक है, तो 4πr² हो रहा है, 4 पाई का मान रखना है 22/7, आर आपके पास क्या है 7 दिया गया है, यानी 7 का स्क्वायर 49, यानी ये 7 से 7 चले जाएगा, तो यहाँ से आपका 4 गुना 22 गुना 7 कीजिएगा तो 154 चले आएगा। इसको आप मल्टीपल करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में। यदि एरिया है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में मापेंगे। ठीक है, समझ गए? तो यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो है मेरे भाई, ये आपका 3D का प्रश्न है, 3D का प्रश्न है। यदि आपको 2D और 3D प्रश्न, यदि आपको प्रश्न करना, एक दो क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आपको हर एक एग्जाम्स में देखने मिलेगा। यदि इसको करना है तो इसका सबसे अच्छा है सूत्र फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, चाहे वो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो या टोटल क्षेत्रफल हो या आयतन हो, कुछ भी हो, ये आयतन हो, तो सबको फॉर्मूला को यदि याद कर लीजिएगा चुटकी में सवाल आप 2D 3D का कर सकते हैं, मेंसुरेशन का। ठीक है, चलते हैं आगे नंबर प्रश्न 8वां नंबर। 2/3 प्लस 1/1 प्लस 4/5 है, माइनस 5/6 का मान क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले यदि हम इसका
क्रिया करते हैं तो डायरेक्ट 2/3 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका पहले कम क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 5 का 5 4 9/5, यानी ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा तो 5/9, अब -5/6। समझ गए यहाँ से। यहाँ आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। सबसे देखिए एलसीएम लेने का कैसे लिया जाता है, एलसीएम हम आपको बताते हैं। 3 9 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको ढूंढना होगा, तो 9 है। तो क्या यदि एलसीएम हम 9 लेते हैं तो सबसे विभाज्य हो रहा है 3 से, 9 से, 6 से, नहीं 6 से नहीं हो रहा है। तो क्या करें, यानी 9 नहीं हो सकता, 9 से दुगुना लीजिए, बड़ी संख्या से दुगुना, तो 12। क्या 12 सबसे विभाजित हो रहा है, ये दोनों से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 3 गुना लीजिए 27। क्या 27 सबसे विभाजित हो रहा है, ये दोनों से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो अब क्या कीजिए, तो 36 लेना पड़ेगा। क्या 36 सबसे विभाज्य हो रहा है, तो जी हाँ 36 सबसे विभाज्य हो रहा है, यानी इसका क्या आ जाएगा, तो 13 से 12 तिया 36, 12 दूनी 24, अब प्लस 9 चौक 36, 4 हो गया, 5 चौक 20, अब माइनस 6 छाक 36, 6 पंचे 30। क्या आपके पास ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 44, 44 में 30 जाएगा तो 14, अब बेटे 36, यानी उत्तर आपका 14/36 आएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 7/18। समझ गए, 7/18 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कीजिएगा, त्रिकोणमिति का प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न को फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, या तो चाहे इस प्रश्न को आप थीटा का मान रख सकते हैं। थीटा का मान कैसे रख सकते हैं आप, कितना थीटा का मान रखेंगे, तो आपको आपके प्रश्न में ही बताया गया है थीटा का मान क्या रखना होगा, आपको ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न में ही बताया गया है, कहाँ बताया गया, यदि ए पूछ रहा है, सब में ए है ना, कॉस ए साइन ए, यदि ए त्रिभुज एबीसी का न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, कि 90 डिग्री के जो नीचे कोण वाला है उसी को तो न्यून कोण बोला जाता है, 90 डिग्री के नीचे जो कोण है, ठीक है। तो आप आंख कान बंद करके ए का मान 45 डिग्री हमको रख लीजिए, क्योंकि ये न्यून कोण के नीचे है, ठीक है। ए का मान 45 डिग्री रखने पर जो इसका उत्तर आएगा, जो इसका सॉल्व करने के बाद उत्तर आएगा, तो ऑप्शन में भी ए का मान 45 रखने पे जो इसका उत्तर आएगा उसके बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम इसका करते हैं कैलकुलेशन। जैसे कॉस है, सबसे पहले ऊपर में कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1, क्या ये आ जाएगा, बटे में है 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस से चला गया तो 1/, आप इसको देखिएगा तो √2 आपको यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं आप, तो 2 हो गया यहाँ से -1, ठीक है। इसको आप यदि करते हैं तो यहाँ से 1/2 माइनस √2/2, ठीक है, सॉरी √2, समझ गए। तो यदि आप इसका परिमेय करते हैं, √2 से परिमेय आप कर लेते हैं, तो इसका ये जो आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 1/2√2 माइनस 2, अब बेटे √2 तो ऊपर में 2 चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2/2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 अब -1, यानी √2 गया, यानी आपका क्या आंसर आना चाहिए, √2 - 1, यानी ए का मान 45 डिग्री पे ऑप्शन में रखने पे आपका उत्तर √2 - 1 आना चाहिए, या इसका आप परिमेय करते हैं तो √2 + 1 आना चाहिए, ठीक है। या तो 1/√2 - 1 आना चाहिए, या तो √2 + 1 आना चाहिए। तो वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 45 डिग्री का मान √2, तो √2 2 2 1 3/√2, क्या 3/√2 आ रहा है मेरा, नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। आगे की ओर चलते हैं, tan 45 डिग्री का मान 1, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, क्या ये उत्तर √2 + 1/√2 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता है। आगे की ओर चलते हैं, cot 45 डिग्री का मान 1 और कोसेक 45 √2, क्या ये 1 + √2 आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ये हो सकता है, समझ गए। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 45 डिग्री का मान √2, यानी √2 3/√2 आ रहा है, क्या नहीं, ये नहीं सही, यानी ऑप्शन आपका एक ही बचा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना था, वैल्यू हम 45 डिग्री का पुट कर दिए, यहाँ से दोनों का कंपेयर मिल गया, ठीक है। यदि 45 डिग्री रखने पे आपको दो ऑप्शन सेम मिल जाता तो आप 30 डिग्री या 60 डिग्री रख सकते, क्योंकि न्यून कौन है, न्यून कौन 90 डिग्री से नीचे रखना है, बस यही लॉजिक था, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बोला गया है कि समांतर रेखाओं के एक युग्म को
एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि कोण ए और कोण दो तिर्यक रेखा के एक ही अंतःकोण का एक युग्म बनाते हैं। तो एम कोण ए 35 डिग्री है, तो कोण बी क्या होगा? दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण एक कोण दो जो होगा ये एम और एन इसको बोला गया है, ठीक है। तो हम मानते हैं मेरे दोस्त, ये आपको मानना होगा, ये आपको जानकारी ये रखना होगा कि जब दो समांतर रेखाओं का कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, समझ में आ रहा है? जब दो समांतर रेखाओं को कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण, एक ही ओर अंतःकोण जो होगा, एक ही ओर अंतःकोण वो संपूरक कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कोण एक और कोण दो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा? तो कोण ए 35 डिग्री है, तो प्लस कोण टू हमको निकालना 180, यानी कोण टू निकालने के लिए 180 में -35 करना होगा, तो आपका उत्तर 145 आ जाएगा, यानी 145 डिग्री होगा। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न से देखने से, प्रश्न को पढ़ने से ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए बार बार आपको बोलते हैं कि एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, अथवा बनाइए या ना बनाइए आप, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। हो सकता है देखने में प्रश्न हार्ड लगे, लेकिन बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो, समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न, यदि किसी डेटा का माध्य 65 दिया गया है और बहुलक भी दिया गया है 23, तो अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करके माध्य का क्या होगा आपको बताना है। तो हम बहुत बार क्लास में ये चीज बता चुके हैं, अनुभवजन्य सूत्र क्या होता है। ये 3 प्रकार का सूत्र है, लेकिन आप यदि एक फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो आपका कहानी बन सकता है। क्या है फार्मूला? बहुलक बराबर जो होता है मेरे दोस्त 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना। यदि ये फार्मूला रहा तो मैक्सिमम हम बता सकते हैं कि इसका इस तरह जो भी प्रश्न आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुलक क्या है आपके पास, ये फार्मूला में यदि हम बिठाएंगे तो बहुलक क्या है, तो बहुलक आपका 23 है। माध्यका क्या दिया हुआ है, नहीं, माध्यका को x मान लीजिए, माध्य दिया गया जी 65 दूनी 130, क्या ये आ जाएगा? तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जाके इधर प्लस हो जाएगा तो 153 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 51 आ जाएगा। यानी x आप किसका मान रखे थे, तो x आपको माध्यका का तो माने थे, x देख रहे हैं ना, माध्यका ही माने है ना, तो माध्यका आपका 51 चल जाएगा, 51 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी था। चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न सरलीकृत कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 9b² प्लस सी स्क्वायर -6ab प्लस बी सी प्लस 6bc -2ac। तो ये फॉर्मूला देख के क्या नजर आपको आ रहा है, कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी है, ठीक। तो ये फॉर्मूला कब रिलीज होता है आपसे, ये फॉर्मूला कब रिलीज होता है, ये फॉर्मूला कब बनता है, जब ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तभी तो ये फॉर्मूला का निर्माण करेगा मेरे दोस्त, ए माइनस बी माइनस सी का निर्माण। तो ए माइनस बी माइनस सी क्या हो सकता है, ए माइनस बी क्या हो सकता है, देखिएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास संख्या आना चाहिए, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर है, तो यानी कि ए को ए स्क्वायर करे होंगे तब तो ए स्क्वायर आया होगा, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं 3b होगा, तब ना हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9b² आ जाएगा, ठीक है। माइनस सी तो यूं है, तो सी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका ये संक्षिप्त रूप ए माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर जो होगा ये आपका फॉर्मूला का निर्माण करेगा। तो यानी ए माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। बताइए क्या दिक्कत था आप लोग को इसमें, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला यहाँ तो आप ऐसे भी कोई भी जनरली आदमी देखेगा, हाँ a² b² प्लस c² माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी, समझ में आ रहा है। तो हम जानते हैं ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो बस हमको ये पता करना था कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो इसके स्थान पर स्क्वायर करने के बाद ये आना चाहिए, तो यदि हम ये मैटर मानते हैं तो स्क्वायर करने के बाद 100% आपका ये निकल के आएगा, समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, 1 3 5 7 यानी बोला गया सब विषम संख्याओं का मान कितना होगा यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 3 5 7 जो लिखा गया है कितना पद है, टोटल कितना पद लिखा गया, 1 से 21 तक विषम संख्या में टोटल कितना पद है। तो पद ज्ञात करना है आपको,
किसी चीज का पद ज्ञात करना तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा a प्लस एन माइनस वन अपॉन डी बराबर लास्ट नंबर 21। ठीक है, तो ए यहाँ क्या है, ये प्रथम संख्या है ए, तो एक मान लेते हैं। एन क्या है, ये एनवां पद है, यानी कितना संख्या टोटल, यहाँ से यहाँ इसको माइनस वन करते हैं। डी मतलब डिफरेंट दोनों में क्या है, सब में, तो दो डिफरेंट है, 2 बराबर 21। तो यहाँ से आप 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 21 लिख सकते हैं, यानी एक प्लस है माइनस 2 है, तो यानी ये दोनों जाएगा तो माइनस एक बराबर प्लस हो जाएगा, तो यानी 2n बराबर 22, यानी n बराबर 11। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 3 5 7 इसी तरह 9 11 13 15 17 19 21 ये रखते हैं, तो टोटल 11 संख्या आपको लिखना होगा। ठीक है, टोटल 11 संख्या लिखना होगा। तो इसका योग क्या होगा, तो हम जानते हैं n विषम संख्याओं का योग जो होगा, n विषम संख्याओं का योग जो होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी पद का स्क्वायर, यानी स्क्वायर, ये पद 11 टोटल है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो टोटल विषम संख्याओं का योग निकल के चले आएगा, यानी 121। ठीक है, 121। तो मान के चलिए ये फार्मूला आपको याद भी नहीं था, एक सपोज डेट आपको ये फार्मूला याद भी नहीं था, तो आप कैसे निकालते, यानी n का वैल्यू 11 आया, यानी जो भी उत्तर होगा वो 11 से विभाजित होगा, तो 11 से विभाजित एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 वर्ष पूर्व एक पुत्र अपने पिता की आयु के 1/8 था। कब? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब वो यानी वर्तमान, अब वो अपने पिता की वर्तमान आयु का 9/37 भाग। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो हम पहले पिता ले लेते हैं और पुत्र ले लेते हैं। इसका वर्तमान आयु का योग कितना है, 9x, और सॉरी 9x पुत्र का आयु है, 37x पिता की आयु। तो यहाँ से हम 9x अब बेटे 37x लिख लेते हैं, यानी ये हो गया पुत्र का आयु, ये हो गया पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व यानी ये वर्तमान आयु में 10 साल आप पीछे जाएंगे तो आपका रेशियो क्या आ रहा है, 1/8। साफ बोला जा रहा है कि 10 साल वर्तमान आयु से 10 साल पीछे जाते हैं तो आपका रेशियो 1/8 आ रहा है, यानी एक बेटा का रेशियो आ जाएगा और 8 इसका पिता के रेशियो में आ जाएगा। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना था, आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 9 8 72x माइनस 80 बराबर 37x माइनस 10। ठीक है, तो इधर 37 आपका माइनस से ले जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपका 5 35x बराबर ये आ जाएगा, तो यानी 70। तो x बराबर क्या निकल के आया, 2, यानी x का वैल्यू 2 निकल के आपके पास चले आया। तो पूछा रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 37x तो थी, तो 37x का वैल्यू 2 निकला है, तो 37 दूनी 74 साल आपका उत्तर चले आएगा, यानी पिता की आयु 74 साल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप उस रेशियो से जो बताए थे वो ये रेशियो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 8 इसका अंतर दोनों पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए आप लोग ये मेथड को आप ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, कि हम कुछ नहीं किए, वर्तमान आयु कर दिए, वर्तमान, अरे 10 साल पहले जा रहा है तो वर्तमान आयु में ही 10 साल पहले जाइएगा ना आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज चलता है। ठीक है, पाइप ए है, पाइप बी से 3 गुना तेज है, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि पाइप ए अकेले यदि हम टैंकी को भरने में लगा देते तो कितना समय भरने में लगता है। ठीक है, तो ए और बी 3 गुना तेज है, यानी ये मेरा इफिशियंसी चले आया 3 गुना तेज। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना है मेरे दोस्त, समय का जो है ना व्युत्क्रमानुपाती इफिशियंसी होता है, यानी दक्षता होता है, समय का समान व्युत्क्रमानुपाती दक्षता होता है, ये आपको याद रखना है। दक्षता जो होता है मेरे दोस्त समय का व्युत्क्रमानुपाती, क्यों, क्योंकि समय यदि ज्यादा आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपका दक्षता कम है, यानी आपका क्षमता कम है। दक्षता को आप क्षमता भी बोल सकते हैं, यानी आपका क्षमता कम है। यदि समय आपको कम लगा रहे हैं यानी आपके पास क्षमता अधिक है, आप एक दिन में ज्यादा कम करें तभी तो समय कम लग रहा है। ठीक है, तो यानी ये मेरा क्षमता का चले आया, तो यानी एक दिन में ये 3 भर सकते हैं तो एक दिन में ये 1 भर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लिए। तो बोला जा रहा है दोनों मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने इकाई भरेंगे, 4 इकाई दोनों मिलकर। तो टोटल 36 मिनट में ये भर दिए, तो टोटल मेरा यहाँ से टोटल क्षमता निकल के चले आया, टोटल क्षमता, टोटल टैंकी का क्षमता निकल के चले आया, टोटल टैंकी का क्षमता, टोटल टैंकी का क्षमता तो मेरे पास ये निकल के चले आया। समझ गए? तो बोल रहा पाइप ए अकेले कितने समय में भरेगा, तो पाइप ए एक दिन में कितना भरता था, 3 इकाई,
टोटल आपके पास काम इतना इकाई है, एक दिन में ये 3 इकाई, तो टोटल काम करने में कितना दिन, कितना घंटे का समय, कितना मिनट का समय, मिनट में है ना, मिनट, तो 48 मिनट आपका समय टोटल लग जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना था, इसका क्षमता का अनुपात करना था। तो हम जानते हैं क्षमता का अनुपात जो होता है, यदि इतना मिनट में कर रहा है, समय और गुना क्षमता कर देते हैं, तो टोटल मेरा टंकी का क्षमता निकल जाएगा। तो ये एक एक दिन में 3 भर रहा था, तो टोटल इतना भरने में इसको 48 मिनट का समय लग जाएगा। 48 मिनट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 5/4 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है? हम मान लेते हैं कोई भी संख्या 1 है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो खोज रहा है वो संख्या 1, यानी जो भी वैल्यू 1 के आएगा वही मेरा संख्या होगा। ठीक है, तो किसी संख्या का 5/4, 1 का 5/4 कितना होगा? 5/4 भाग उस संख्या के 3/4, 1 का 3/4, 3/4 से 6 अधिक है, यानी ये दोनों का अंतर करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते थे, इसको माइनस कीजिएगा, 2 बराबर 6, तो 2 से 3, यानी 1 का वैल्यू किसके बराबर आया? 12 का वैल्यू बराबर आया, तो यानी 1 ही का तो वैल्यू आपको संख्या माने थे, यानी 12 के बराबर, यानी 12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न कीजिएगा। ये प्रश्न करने के लिए एलसीएम एचसीएफ भी दिया गया है। मेरा मानना था यदि ये नहीं भी देता तो आप प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। समझ गए? सिर्फ लॉजिक लगाना पड़ता था आपको। ठीक है, तो दो संख्याओं का पूर्णांकों का योग 55 है, यानी एक्स वाई जो भी संख्याओं होगा इसको योग करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम भी दिया गया है, 5 और 120 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो कोई भी संख्या का, यदि ये दो संख्या एक्स और वाई, इसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो 1/x प्लस 1/y, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई यानी x/y, यानी अंश जो आपका उत्तर का जो भी उत्तर होगा उसका अंश जो आएगा वो 55 आएगा, और हर जो होगा एक्स वाई का गुणनफल आएगा। समझ गए यहाँ से? ठीक है, तो यानी उत्तर आपका जो भी उत्तर आएगा उसका अंश, ये ऊपर वाला अंश या तो 55 आना चाहिए, या 55 को पूरी तरह से विभाज्य करने वाले होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 देखते थे, क्या 12 55 को विभाज्य कर रहा नहीं कर रहा? तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या 14 55 को विभाज्य कर रहा? 14 55 को विभाज्य कभी नहीं, ये नहीं कर रहा। 120 55 को कभी नहीं। 11 55 को जीत कर रहा, तो यानी उत्तर आपका 100% 11/120 आ जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। बताइए बताइए क्या दिक्कत था? आप इसमें पेन भी नहीं उठाते। दो धनात्मक संख्याओं का योग पूछा गया था 55, तो आप लोग जानते हैं कि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर में तो योग हमेशा आएगा, यानी ऊपर में वो संख्या आएगा, या तो 55 होगा, या 55 के मल्टीपल में छोटा संख्या होगा, तो यानी 55 को पूरी तरह विभाजित 11 कर देगा, बाकी बात कोई नहीं कर रहा, तो यानी उत्तर आपका ये आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको 25 मिनट दे रहा है, तो इसको 25 मिनट से कम समय में आपको करना है, और हम किए हैं। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल है कि आप 25 मिनट कम समय में कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेथड अपनाना होगा इस विधि से। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ और एलसीएम देने का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है ना? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार 2000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु के क्रम में 20% और 15% की छूट देता है, तो उसे वस्तु कितना में बेचना होगा? एक दुकानदार था, कोई सामान का मूल्य 2000 रुपया था। समझ में आ गया? कोई भी एक दुकानदार था, सामान का मूल्य 2000 रुपया था। इसने बोला कि भाई साहब इसमें हम पहले जाओ तुमको 20% की छूट दे दिए। तो 20% की छूट का मतलब है 1/5 छूट दिया। ठीक है, 2000 का 1/5 400 छूट, यानी 2000 में 400 आपका छूट चला गया, माइनस चला गया, तो यानी आपका जो भी आया 1600 आया। ठीक है, लेकिन एक और डिस्काउंट दे रहा है, कितना? 15% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 1600 का 15% कितना होगा? 240। 240 तो ही होगा, 1600 15%, यानी 240% इसमें भी छूट जाएगा, तो यानी उत्तर आपका क्या आ जाएगा? यानी 1600 में 240 माइनस कीजिएगा तो 1360 रुपया आपका, यही तो आपका उत्तर आएगा फाइनली डिस्काउंट करने के बाद। यानी 2000 का वस्तु यदि आप इसमें 20% और 15% दो छूट दे देते हैं, तो मेरे दोस्त वो जो भी आपका वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा नया सामने 1360 रुपया आ जाएगा। समझ गए? यदि 20% 15% दो छूट दिया जाए 2000 में, तो इसका मूल्य 1360 रुपया निर्धारित होगा। समझ गए? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी आप चाहे तो आप इसको मेथड से बना सकते हैं, या तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। कैसे?
1 वर्ष पूर्व कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की 4 गुनी अधिक थी। ठीक है। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। कृष्णा की और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो एक बात देखा जाए मेरे दोस्त कि 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 साल अधिक है। यानी कृष्णा है, ये कविता है, इसकी आयु से यदि ये है तो इसकी आयु से 12 साल अधिक है। यानी कि ये दोनों यदि मान के चलिए ये y है, ये x है, इसका अंतर कीजिएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। दोनों के आयु का अंतर 12 वर्ष। ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो 6 वर्ष बाद हो या 10 वर्ष बाद हो या 100 साल बाद हो या 100 साल पहले हो, अंतर हमेशा समान होते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए किसी की आयु 4 साल था, किसी का आयु 6 साल था, इसका अंतर कितना होगा? 2 साल। अब इसमें 10 साल बाद हम देखेंगे अंतर क्या होगा, 10 ऐड करेंगे, 10 4 14, 10 6 16, इसका भी अंतर 2 साल आएगा। समझ में आ रहा है? यानी 6 वर्ष बाद जो ये दोनों का आयु का अंतर 12 साल था, तो इसका वर्तमान आयु का अंतर भी 12 साल होगा। समझ में आ गया? यानी इसका वर्तमान आयु भी अंतर 12 साल होगा। 6 वर्ष बाद अंतर इतना यदि है तो अभी भी वर्तमान आयु इसका 12 वर्ष का अंतर होगा। तो यदि ये रेशियो पकड़ के हम मेथड से चलते हैं तो इसका अंतर कितना आ गया? 9 12, तो यानी ये पूर्णांक में, इसको आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका अंतर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो ये भी आपका 12 अधिक, ये भी पूर्णांक में, इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप 7 आ गए, 12 ये भी नहीं ले सकते हैं। या यदि आप इसको ऑप्शन पकड़ते हैं तो अंतर 12 है, तो यानी 12 से 12 डिविजिबल है, 1 का वैल्यू 1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कृष्ण की आयु 17 वर्ष मान लेते हैं और कविता की आयु 5 वर्ष मान लेते हैं। तभी तो ये दोनों आयु का अंतर 12 वर्ष आ रहा है। ठीक है। अब हम पता करेंगे कि आखिर ये ऑप्शन रखे तो क्या प्रूव्ड है कि ये ऑप्शन जो रखे हम ये सही है? प्रूव्ड तो होना चाहिए ना कुछ। तो आप प्रूव्ड, ये जो एक लाइनर छोड़े हैं यहाँ तक, तो ये किसके लिए छोड़े हैं? मुजरा के लिए नहीं ना छोड़े हैं, इसको तो आप प्रूव कीजिएगा ना। क्या प्रूव करना है कि 1 वर्ष पूर्व कृष्णा की आयु क्या कविता से आयु से 4 गुनी है? 1 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु मेरे पास ये है, तो 1 साल पूर्व आयु क्या हो जाएगा? इसका 16 और 1 माइनस करेंगे 4, तो हाँ 100% बोल सकते हैं सर, 4 गुना आ रहा है। यानी आपका उत्तर ये रखने पे 100% सेटिस्फाई आपका हर एक एंगल से हो जाता है। समझ गए यहाँ से आप? ठीक है, समझ गए? तो ये थोड़ा मोड़ा ये ऐसा है, हर एक प्रश्न में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको हर एक प्रश्न में लगाना है, लेकिन बट कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपको लगाना होगा। इसमें स्टूडेंट मात्र 12%, हम देखें ना जो सेट मार रहे थे स्टूडेंट, उसमें तो रैंकिंग दिखा था कितना परसेंट स्टूडेंट ने सही किया, मात्र 12% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। और ये उत्तर करने के लिए 1 मिनट से कम समय चाहिए यदि आप इस मेथड को अपनाते हैं। यदि हम एग्जाम में रहते तो हम तो डायरेक्ट यही करते भाई कि 6 साल बाद उम्र 12 साल ज्यादा हो रहा है, यानी कि वर्तमान आयु भी 12 साल ज्यादा होगा। तो आप ऑप्शन से भी आप उठा सकते थे इसको। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि एक मैथ्स को 2-3 विधि से बनाइए आप एक ही, लेकिन 2-3 विधि से जानने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ये क्वेश्चन मान के चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ा होगा, ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, जो मेथड पता है, जिसको ऑप्शन मेथड पढ़ा है, जिसको 2-3 विधि पता है, वो ये क्वेश्चन कर देगा और यही क्वेश्चन आपको मेरिट की ओर ले जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ठीक है। 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है। एक घन है, घन तो जानते हैं आप लोग, ये होता है सब भुजा से, ये भुजा इसका 18 मीटर है। ठीक है। इससे दूध से भरा हुआ, ये दूध से भरा हुआ, समझ में आ गया? ये दूध से भरा हुआ। अब बोला जा रहा है कि दूध को 27 मीटर लंबाई और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया गया है। ये दूध को एक घनाभ के आकार का एक बर्तन था, घनाभ के आकार का एक बर्तन था, जैसे ये हम मान लिए एक घनाभ के आकार का एक बर्तन था, जिसकी लंबाई 27 मीटर, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर और चौड़ाई पता नहीं। ठीक है। तो इसमें इसको स्थानांतरित मतलब इस दूध को घन में से उठा के घनाभ में इसको डाला गया, इसमें परिवर्तित किया गया है। समझे? तो घनाभ की चौड़ाई क्या होगा हमको बताना है। तो एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो घन का जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा और ये दूध को जो इसमें ट्रांसफर किया गया है, इसका जो आयतन होगा कहीं ना कहीं बराबर आयतन तो ही होगा। आयतन बदलता है क्या? जैसे मान के चलिए इसमें 5 लीटर दूध था, तो इसमें जाएगा थोड़ी है कि 7 लीटर दूध बन जाएगा, दूध तो वही रहेगा, आयतन तो वही रहेगा ना। यानी आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए। आयतन का बराबर का मतलब है
कि घन का आयतन जो पहले दूध रखा गया था तो ये आयतन में रखा गया था, एक यू आयतन होगा, और जब इसमें ट्रांसफर किया गया तो इसका आयतन आपका ये निकल के आ गया। समझ गए, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है, घन का आयतन एक ही होता है, ये निकल के आ गया। यानी पहले जो रखा गया था इसका भुजा कितना था, 18 था, तो 18 का क्यू, या हम 18 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और लंबाई यदि घनाभ में ट्रांसफर किया गया था तो घनाभ की लंबाई 27 मीटर दिया गया था, चौड़ाई आपका कितना दिया गया था हमको निकालना है, और ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है, ठीक है। यानी ये मेरा वैल्यू मेरे दोस्त बराबर हो जाना चाहिए, जो दूध इसमें आएगा वो भी दूध इसमें आएगा, नहीं कम नहीं ज्यादा आना चाहिए। समझ गए, यानी आयतन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो 9 दूनी 18, तो 9 तिया 27, 3 से ये 6 चला जाएगा, तो यानी 7x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। यानी ये दोनों कीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं करते हैं तो कितना करते हैं, तो 18 दूनी 36 और 36 छके 216, तो 216, तो x बराबर 216 ठीक 7, तो 7 21, यानी 30 पॉइंट कुछ आपका उत्तर आएगा। तो 30 पॉइंट आपका एक ही उत्तर है, 30.8 मीटर इज करेक्ट आंसर, यानी 30.8 मीटर। समझ गए, यानी कि ये जो इसका चौड़ाई जो निकला मेरे दोस्त, इसका चौड़ाई 30.8 निकला, तभी इसका इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूध सेम है, दूध ना तो दूध को कम किया जा रहा है, नहीं अधिक किया जा रहा है, सेम डायरेक्ट कर रहा है, सिर्फ उसका आयतन जो है सेम रखा जाएगा। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर, क्वांटिटी दोनों का सेम है, चलते हैं आगे की ओर। आज का 21 नंबर प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज के 4 कोनों का माप पी क्यू आर एस 3, 5, 4, 6 के अनुपात में है तो 3 + 2r का मान क्या हो, ठीक है। तो एक बात देखिए, बहुत सारे इसमें बोलेंगे पी क्यू आर एस है ना, तो 3, 5, 4, 6, तो हम जानते हैं चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, बस इसको ऐड करके तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको गुना करना होता है, इतना हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे 2 मिनट के अंदर, या तो आप मुंह से भी कर सकते हैं। कैसे, पी का रेशियो क्या है, 3 है, तो पी बराबर हम 3x मान लिए। यदि रेशियो में है, सबसे मिनिमम अनुपात में है, तो x तो मानना होगा पी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आर खोजा गया यहाँ, तो आर का वैल्यू आपके पास क्या है, 4x है, 4x। बस यहाँ से आप इसको पुट कीजिएगा, तो पी का वैल्यू 3x, तो 3 तिया 9x, प्लस आर का वैल्यू 4x, तो 2r है यानी 8x, तो यानी जो भी इसका उत्तर होगा 17 के गुणनफल, यानी 17x इसका उत्तर निकल के आया। 17x यदि उत्तर निकल के आया, जो भी उत्तर होगा वो 17 का गुणनफल होगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ये ऑप्शंस में उत्तर होगा वो 17 से भाग आवश्यक हो जाएगा, 17 से भाग लगेगा ही लगेगा, नहीं समझे। यदि मेरे दोस्त 17x बराबर मेरा कोई उत्तर निकल के आ गया, समझे, 17x बराबर यही तो मेरा उत्तर है, तो यानी x का वैल्यू पुट करेंगे तो यही तो कुछ मेरा संख्या आएगा। तो क्या ये संख्या 17 से विभाज्य नहीं होगा, 100% होगा। तो 17 से एक ही संख्या में विभाज्य है, 340, 17 दूनी 34, यानी उत्तर नंबर करेक्ट। बताइए क्या दिक्कत था, क्यों हम इसको 360 डिग्री में लेते हैं, फिर हम पी का कोण निकालते, फिर हम आर का कोण निकालते, फिर इसमें गुना करते, फिर ऐड करते। इतना करने का आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बिना पेन उठाए, फिर से बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए, जैसे पी का 3 था तो हम मान लिए 3x, तो 3 तिया 9x, और आर का 4 है तो 4 दूनी 8x, यानी 17x, यानी 17x का मल्टीपल होना चाहिए, 17 से विभाज्य होना चाहिए, 17 से एक ही विभाज्य। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। एग्जामिनर क्वेश्चन जानबूझ के सेट करता है मेरे दोस्त, कि आप कैलकुलेशन में फंसे हैं और आप फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। वो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 बचे। इसमें भी बच्चे बहुत सारे फंस जाएंगे। क्या फंस जाएंगे, सबसे पहले ये 15, 24, 35, 42 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर इसमें एलसीएम से भाग देंगे, फिर इतना करेंगे। तो इतना टाइम है, क्या आप 2-3 साल और लगाना चाहते हैं कम्पिटिटिव में, नहीं है ना इतना टाइम। तो कैसे इस सॉल्व को किया जाए, इस प्रश्न को किया जाए, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल आसान सा होता है। 5 अंकों की बड़ी संख्या है, सॉरी 5 अंकों की छोटी संख्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये छोटी संख्या है, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक, जिसे 15 और 24 और 35 और 42 से विभाजित करने की स्थिति में 13 शेषफल बच रहा हो। सपोज डेट के लिए एक बात मानते हैं, यदि 2 को मेरे भाई संख्या आप 7 से विभाज्य करते हो तो 2 तिया 6, यानी एक तो आपका शेषफल निकल के आ गया ना,
तो ये 7 को संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेषफल को इसमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या पूरी तरह 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यानी कि जो भी आपका ये संख्या होगा, यदि इसमें 13 हम माइनस करते, यदि हम 13 इसमें माइनस कर दे, जैसे 00 80, यदि 13 माइनस कर दे तो ये 15 और 24 और 35 और 42 से सबसे विभाज्य हो जाना चाहिए। क्या आप इतना बात मानते हैं कि नहीं? इतना बात मानते हैं कि नहीं? यदि हम शेषफल को वो संख्या में माइनस कर दें तो वो संख्या ये सब संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, विभाज्य हो जाएगी। तो क्या 15 से भाग देना होगा? जी नहीं, 15 को फैक्टर में आप तोड़िए, 15 5 गुना 3 से निर्मित होता है, समझ गए? तो 5 से विभाज्य का नियम आपको पता रहना चाहिए कि कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तभी होगा जिसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो। ठीक है, तो सब में एक संख्या पहले बार हम 13 माइनस सब में कर लेते हैं, इससे होगा यूं कि आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 13 हम यदि माइनस कर दिए तो 1 00, तो यहाँ 5, यहाँ 4 54, इसमें भी आप 13 को माइनस कर दीजिएगा 3 9, ये 00। क्या ये आ जाएगा मेरे पास संख्या? क्या मेरे पास ये आ जाएगा? ठीक है, यदि हम इसमें 13 माइनस करते हैं मेरे दोस्त तो यही तो आ जाएगा संख्या ना, ये संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो कोई संख्या 5 से डिविजिबल होने के लिए 5 या 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या ये संख्याएं, क्या ये संख्याएं 5 से डिविजिबल है? जी, ये भी 5 से डिविजिबल है। क्या ये 5 से डिविजिबल? जी ये नहीं है, तो यही ये उत्तर। पहली बात तो ये छटा गया, सबसे पहली बात इसको उड़ा दी, ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये गया आपका। अब आगे की ओर करते हैं, ये 1093, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, 100% हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये संख्या, क्योंकि इकाई डिजिट पे 3 है, इकाई डिजिट पे 0 या 5 रहता तो हम थोड़ा मोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं कि हाँ ये संख्या 5 है, यानी ये भी संख्या नहीं हो सकता है। समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये संख्या भी नहीं हो सकता। अब आगे की ओर चलते हैं, ये संख्याएं हो सकता है, ये संख्याएं हो सकता है। ठीक है, 5 से हो सकता है। अब 3 से यदि हम विभाज्य का नियम लगाए मेरे दोस्त, 3 का विभाज्य का नियम क्या है? टोटल संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसका संख्याएं का योग कितना है? 8 1 9, क्या 9 3 से विभाज्य है? जी है विभाज्य। 8 6 1 7, क्या 7 3 से विभाज्य है? जी नहीं है, यानी ये उसके उत्तर में बचा ऑप्शन नंबर 1। बताइए, ये 24 35 42 ये तो धड़ा का धड़ा ही रह गया भाई, ये तो विफल हो गया एग्जामिनर का सेटर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? यानी आप सिर्फ 15 से ही आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका मेथड रहा। समझ में आ रहा कि सिर्फ आप 15 से ही आप इसमें आंसर दे सकते हैं, सिर्फ मेथड लगा के मेरे दोस्त। बस यही सीखना है आपको इस चैनल पे, जो बस यही आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कम समय में अच्छा हमको मार्क्स करना है, सिलेक्शन लेना है हमको। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि ये प्रश्न को आप कैसे सॉल्व किए एकदम स्टेप बाय स्टेप, ये आपको नहीं चाहिए। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सिर्फ ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है 4 गो, एक ऑप्शन आपको टिक कर देना है, वो आंसर सही होना चाहिए। चाहे आप जिस विधि से बनाएं, इसको कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो रेलवे एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। समझ गए? तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। हम किए इसमें कुछ नहीं, कि बस इतना किए कि शेषफल यदि 13 बच रहा है तो यानी संख्या में 13 माइनस करेंगे तो वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो यानी ये संख्या मेरे पास ये निकल के आया, तो बस 5 3 से हम जानते हैं कोई संख्या यदि 15 से विभाज्य है तो वो संख्या 5 और 3 से भी विभाज्य होगा 110%। तो 5 से विभाज्य का नियम लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो इसमें ना 0 है ना 5 है, दोनों में बचा ये दोनों। तो ये दोनों तो 5 से तो है, क्या 3 से है? 3 से विभाज्य का नियम आप जानते हैं कि सबका सम यानी सबका योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो इसका तो योग 3 से विभाज्य है, बट इसका नहीं है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता, बचा एक ही ऑप्शन। बताइए, 1 मिनट के अंदर आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कौन बेवकूफ बोलता है कि 1 मिनट के अंदर या 15 सेकंड के अंदर प्रश्न को सॉल्व नहीं, इस तरह प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता? होता है मेरे दोस्त, बस कॉन्सेप्ट रहना के प्रैक्टिस करना होगा आपको, समझे? तो दोस्तों आज आपका यही तक प्रश्न था, 3 प्रश्न आपका छूटा है, बहुत नॉर्मली प्रश्न था, उसको टाइप नहीं हो पाया था। ठीक है, और टाइम बहुत ज्यादा लगा था, इसीलिए आप लोग यदि क्लास का हर एक क्लास का पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ, फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे आगाह करते हैं। ठीक है, तो मैथ मैजिक क्लासेस को आप टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका यहीं तक था मेरे दोस्त। यदि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया, सेशन पसंद आ गया तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने जितना भी सेट। आज जैसे मान के चलिए ये क्लास आपका 16 था,
तो जितना भी 15 क्लास दिया उसमें कुछ ना कुछ तो आपको पता रहा होगा क्या इसमें आपका लॉजिक लग रहा है, क्या आपका है। क्योंकि हम जो भी प्रश्न होता है मेरे दोस्त उसको हम लेंदी नहीं करते हैं, ठीक है। उसको जितना हो सके इसको हम शॉर्ट विधि में बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं, जिससे कि स्टूडेंट, जिसमें विद्यार्थी परेशान ना हो, बिल्कुल इजी वे वो कर सके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को कॉन्सेप्ट टिप्स के साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैथ्स में आपको हम गारंटी देते हैं, आप कोई भी जो अदर स्टूडेंट जो और कहीं तैयारी कर रहा है, जो आपका 2 मिनट में वो समय तय करेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 मिनट के अंदर आप सवाल सॉल्व कर, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ गए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, कुछ मेथड याद रखना चाहिए, समझ गए। तो ठीक है, आज था यहीं तक मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए जय हिंद।